हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आई एम ऑल्सो वेरी गुड। इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम योर सब्जेक्ट मशीन डिज़ाइन। तो गाइस, बेस्ट ऑफ लक। अब आपकी स्क्रीन पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन शो होने वाला है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन ऑन योर स्क्रीन नाउ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको एक ब्रेक शो किया गया है और उस ब्रेक के रिगार्डिंग आपको बताना है जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सेल्फ एनर्जाइजिंग फॉर क्लॉक वाइज डायरेक्शन फॉर द ड्रम। तो देखिए, इसमें आपको एक पिवट को पोजीशन दे रखा है और उस पिवट के पोजीशन के करस्पॉन्डिंग आपको बताना है कि सेल्फ एनर्जाइजिंग जो ब्रेक होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। सो फॉर दैट कंडीशन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? जो आपका सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक होता है वो क्या होता है? सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक का मतलब है कि फ्रिक्शन के कारण जो आपको टॉर्क मिलता है और आपके एफर्ट के कारण जो आपको टॉर्क मिलता है, अगर उनकी डायरेक्शन सेम हो, मतलब फ्रिक्शन अगर आपको सपोर्ट करे ब्रेक लगाने में, उस ब्रेक को हम कहते हैं सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक। उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक कहते हैं। सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिगार्डिंग योर क्लचेस। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक्शियल ऑपरेशन क्लो क्लचेज हैविंग सेल्फ लॉकिंग टूथ प्रोफाइल। तो उसमें सेल्फ लॉकिंग टूथ प्रोफाइल होती है और उनका एंगेजमेंट या फिर डिसएंगेजमेंट कब किया जाता है? ऑप्शन ए कैन बी डिसएंगेज्ड एट एनी स्पीड, गलत है। ऑप्शन बी कैन बी डिसएंगेज्ड ओनली अनलोडेड, कैन बी एंगेज्ड only when unloaded. So the option C of this question number 2 will be the correct. So question number 2 का आपका ऑप्शन हो जाएगा C. Now come to the next question guys. So this next question is, which one of the following is used to convert a rotational motion into a translational motion? तो कौन सा ऐसा गियर है जो रोटेशनल मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन में कन्वर्ट करता है? दैट इज द ऑप्शन डी, रैक एंड पिनियन गियर। सो द आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उसका डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। Two matting spur gears having 40 and 120 teeth respectively. So we have two gears जिसमें से एक पिनियन होगा और एक बड़े वाला आपका गियर होगा। तो इसमें आपके टीथ है 40 और इसमें आपके टीथ है 120। फिर ये कह रहा है द पिनियन रोटेट्स एट 1200 revolutions per minute. So it is rotated 1200 revolutions per minute. And it transmit torque of 20 Newton meter. So it transmit torque of 20 Newton meter. फिर उसके बाद पूछा जाता था टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द गियर इज, गियर बी के द्वारा जो आपका ट्रांसमिट होगा टॉर्क वो क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये है आपका पिनियन और ये है आपका गियर। तो क्या होता है? पावर विल रिमेन सेम। ऐसा थोड़ी ना है कि हम पिनियन से गियर को पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो पावर का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। पावर विल रिमेन सेम, बस टॉर्क और स्पीड चेंज होती है। तो मैं अगर इसको सबस्क्रिप्ट में लिखता हूँ P, इसको सबस्क्रिप्ट में लिखता हूँ G, तो अब देखिए मैं क्या लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ पावर इज ट्रांसमिटेड बाय द पिनियन विल बी इक्वल्स टू द पावर इज ट्रांसमिटेड बाय द गियर। एंड यू नो दैट पावर इज इक्वल्स टू T इंटू ओमेगा, एंड आई कैन राइट इट एज ए ओमेगा इज 2 पाई n डिवाइड बाय 60. सो पावर T पावर G will be equals to 2 pi NP TP divided by 60 equals to 2 pi NG TG divided by 60. So from here we have to calculate the value of the torque transmitted by the gear. तो एक जगह TG रखो, बाकी सारी चीज़ें उधर लेके चले जाओ। So this TG will be equals to what? NP divided by Ng into torque transmitted by the pinion. And from the speed ratio I can write it as a, आपका जो Zp डिवाइड बाय Zg होता है, इट इज इक्वल्स टू व्हाट? इट इज इक्वल्स टू Ng डिवाइड बाय Np। लेकिन इसको उल्टा लिखो, अपने को जो चाहिए उसके करस्पॉन्डिंग लिखते हैं।
अपने को चाहिए NP डिवाइड बाय NG, तो NP डिवाइड बाय NG एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू ZG डिवाइड बाय ZP. What is ZG? ZG is equals to 120, ZP is equals to 40. Now put this value, TG will be equals to ZG divided by ZP multiply with TP. So what is ZG? ZG is 120, 120 divided by ZP is the 40 and multiply it with, आपको टॉर्क दे रखा है 20 न्यूटन मीटर, so 20 न्यूटन मीटर, so it is the 3 and this TG will be equals to 60 न्यूटन मीटर. तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. नाउ पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द सेशन. पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. पहले खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद वीडियो प्ले करके देखिए कि जो आप क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हो वो आ रहा है या नहीं आ रहा है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है प्रेशर एंगल फाई इज इक्वल्स टू 20 डिग्री and it is asking the value of minimum number of teeth. So minimum number of teeth is directly equals to 18 डायरेक्टली. ये आप इसको याद रख लीजिए, T मिनिमम, इसको आप याद लिख दीजिए T मिनिमम. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2a अपॉन साइन स्क्वायर फाई. तो वो फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो और अगर आप वो फॉर्मूला यूज करोगे तो भी आपका यही आंसर आएगा. सो द z मिनिमम इज इक्वल्स टू 2a डिवाइड बाय साइन स्क्वायर फाई. 2a w ले लो, 2aw डिवाइड बाय साइन स्क्वायर फाई. तो आपका इसका आंसर आएगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. काफी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द सेशन. ये आपसे पूछ रहा है लार्ज स्पीड रिडक्शन किसमें होता है. लार्ज स्पीड रिडक्शन ग्रेटर देन 20 इन वन स्टेज ऑफ द गियर ट्रेन इज पॉसिबल थ्रू योर स्पर गियर, वॉर्म गियरिंग, बेवल गियरिंग, हेलिकल गियरिंग. तो जो आपका वॉर्म और वॉर्म व्हील होता है उससे बहुत ही ज्यादा आपको स्पीड रिडक्शन मिलता है, अप टू 100 भी आपको मिल सकता है. ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द सेशन. So this is the question. In spur gear, the circle on which the involute is generated is called the base circle. तो आपका इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, that is the base circle. base circle. और अगर इसका आंसर base circle है तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा that will be the option C. Now come to the next question. Which of the bearing given should not be subjected to the thrust load. तो कौन सा ऐसा बेरिंग है जिस पर हम थ्रस्ट लोड नहीं लगा सकते हैं. टेल मी द आंसर. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8. ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है और आपको बताना है कि किस बेरिंग में जो आपका थ्रस्ट लोड होता है वो 0 के इक्वल होना चाहिए. तो आपका जो बेरिंग होगा वो क्या होगा, डीप ग्रूव बॉल बेरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग, सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग. तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग. सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग. तो आपकी जो सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग होती है उसकी थ्रस्ट लोड को सहन करने की क्षमता 0 होती है और रेडियल लोड को सहन करने की जो कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है. दैट्स व्हाई फॉर द रेडियल लोड ओनली cylindrical roller bearing can be used, whereas it cannot be used for your thrust loading. तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का that will be the option C. Now come to the next question. So this next question is based on the life of the bearing. So ball bearing are rated by manufacturer for a life of 10 raised to power 6 revolution, 1 million revolution. The catalog rating of particular bearing is 16 kilonewton. If design load is 2 kilonewton, then the life of the bearing will be P into 10 raised to power 6 revolution. The value of the P will be equals to what? So this is the question number 9 and it is a very simple question. क्वेश्चन में आपको गिवन है C का जो वैल्यू है, the value of the C is equals to 16 kilonewton और जो आपका लोड इस पर लग रहा है that is PE which is equals to 2 kilonewton.
तो ये किसके इक्वल हो गया 2 किलो न्यूटन के। और ये आपका बॉल बेरिंग है, तो बॉल बेरिंग के केस में जो आपका K होता है इट इज इक्वल्स टू 3। सो द लाइफ इन मिलियन रेवोल्यूशंस विल बी इक्वल्स टू C डिवाइड बाई PE raised to the power K. So this will be in the million revolution. So this L will be equals to what? This L will be equals to C is 16 divided by PE is 2 and it is raised to the power 3. This value will be equals to 512 million revolution into 10 raised to power 6 revolution. So P into 10 raised to power 6 will be equals to 512 into 10 raised to power 6. So this will be cancelled out and you will get P equals to 512. तो आपका आंसर आ जाएगा 512. Now come to the next question. So this is the next question on your screen now. Again question based on the life of the bearing. So this is the question number 10. अब बताइए question number 10 का आंसर क्या होगा? What will be the answer of this question number 10? Pause the video and solve this question. Again same formula पर based आपका ये question है, तो सेम बेरिंग है, बस P का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो देखिए, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्या है ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ए बॉल बेरिंग ऑपरेटेड एट अ लोड ऑफ F हैज 8000 आवर्स ऑफ लाइफ। द लाइफ ऑफ द बेरिंग इन आवर्स व्हेन द लोड इज डबल्ड टू 2F। तो देखिए, सबसे पहले आपको गिवन है जो L1 का वैल्यू है वो है आपका 8000 आवर्स, जब PE का वैल्यू है F और C का वैल्यू है C। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द L2 इन आवर्स व्हेन P इज इक्वल्स टू 2F एंड सेम बेरिंग है तो C इज इक्वल्स टू C। तो C1 इज इक्वल्स टू C, C2 इज इक्वल्स टू C। सो दिस इज द PE1 एंड दिस इज द PE2 and it is a ball bearing, so the value of the K will be equals to 3. Now take the ratio of these two, इन दोनों का रेशियो लो, आपका आंसर आ जाएगा। और कुछ एक का आंसर आ भी चुका होगा, ठीक है, कुछ एक का आंसर आ भी चुका होगा। अब देखिए, ये आप गैस भी कर सकते हो कि अगर हमने लोड को इंक्रीज किया है देन द लाइफ विल बी डिक्रीज्ड। लाइफ क्या हो सकता है इसका? डिक्रीज होगा। तो सारे ऑप्शन डिक्रीज वाले ही हैं। अब देखिए L1 इज इक्वल्स टू C डिवाइड बाय, अगर हम लेते हैं F रेज टू द पावर K की जगह मैं लिख देता हूँ 3 एंड दिस L2 इज इक्वल्स टू C अपॉन में 2F रेज टू द पावर 3। तो इन दोनों का रेशियो लीजिए और L2 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। सो दिस L2 विल बी इक्वल्स टू L2 डिवाइड बाय L1 विल बी इक्वल्स टू, तो ये 2F देखो नीचे, सो दिस विल बी द 2F। ओके, और यहाँ पर आपका आ जाएगा F रेज टू द पावर 3। सो दिस L2 डिवाइड बाय L1 विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 8 एंड दिस L2 विल बी इक्वल्स टू L1 इंटू 1 डिवाइड बाय 8, 8000 इंटू 1 डिवाइड बाय 8। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू द 1000 आवर्स। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने इसको रेवोल्यूशंस में क्यों नहीं कन्वर्ट किया? आप इसको रेवोल्यूशंस में भी कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन अगर हम यहाँ पर रेशियो ले रहे हैं तो रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम रेवोल्यूशंस में कन्वर्ट करेंगे वो यहाँ पर एक दूसरे से कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। सो 1000 आवर्स विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन और जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ द सेशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है और देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया इन द डिजाइन ऑफ द हाइड्रोडायनेमिक जोनल बेरिंग? सो इट इज अ सोमरफेल्ड नंबर, सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this next question is based on the spherical roller bearing. So question number 12. तो क्या है क्वेश्चन? स्फेरिकल रोलर बेरिंग आर नॉर्मली यूज्ड। तो स्फेरिकल रोलर बेरिंग को कब यूज किया जाता है? फॉर इंक्रीज्ड रेडियल लोड, फॉर इंक्रीज्ड थ्रस्ट लोड, व्हेन देयर इज लेस रेडियल लोड टू कंपनसेट फॉर द एंगुलर मिस अलाइनमेंट। तो जब हम स्फेरिकल रोलर बेरिंग यूज करते हैं पेयर्स में, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? हम हमारे एंगुलर मिस अलाइनमेंट को
कंपनसेट कर सकते हैं। सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको एक टेबल बनाई गई होगी, उसमें आपके सभी ये आंसर होंगे कि स्फेरिकल रोलर बीयरिंग का कब यूज किया जाता है, निडल रोलर बीयरिंग का कब यूज किया जाता है, टेपर्ड रोलर बीयरिंग का कब यूज किया जाता है, सिलेंड्रिकल रोलर बीयरिंग का कब यूज किया जाता है, टू रो ऑफ द मूविंग बॉल मैकेनिज्म कब यूज में लिया जाता है। तो उसी से रिगार्डिंग डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग फ्रिक्शन इज लो इन, ठीक है, किस में आपका स्टार्टिंग फ्रिक्शन कम होता है। स्टार्टिंग फ्रिक्शन कम होने का मतलब है देयर विल बी नो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट। अगर मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होगा तो फ्रिक्शन विल बी हाई। तो हम क्या करते हैं, हम हाइड्रोस्टेटिक लुब्रिकेशन यूज में लेते हैं। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन द स्टैटिक कंडीशन हम हमारी शाफ्ट और हमारी बीयरिंग का कांटेक्ट क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, उनको हम सेपरेट कर देते हैं, कांटेक्ट को हम ब्रेक कर देते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ हाई प्रेशर लुब्रिकेशन ऑयल। सो द स्टार्टिंग फ्रिक्शन विल बी लो इन योर हाइड्रोस्टेटिक लुब्रिकेशन। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इस क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हाइड्रोस्टेटिक का, ऑप्शन इज ए। तो हाइड्रोस्टेटिक लुब्रिकेशन, तो हाइड्रोस्टेटिक लुब्रिकेशन मतलब स्टैटिक कंडीशन में ही हमने हमारी शाफ्ट को और बीयरिंग को क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। सो दिस इज द हाइड्रोस्टेटिक लुब्रिकेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ द सेशन। सो दिस क्वेश्चन बेस्ड, अभी हमने थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें हमने लोड को डबल किया था। तो आपकी लाइफ 1/8 टाइम्स हो रही थी, और अगर हम लोड को क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, तो उस टाइम क्या होगा, आपकी लाइफ 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीजेज 8 टाइम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ए। 14th नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, दैट इज द इंक्रीज्ड 8 टाइम्स। लोड को हाफ करोगे तो आपका 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, और लोड को डबल करोगे तो 8 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है आपका जो अभी हमने किया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। सो दिस इज द गुड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ द सेशन। सो द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द बॉल बेयरिंग is subjected to load of 9800 Newton and working at 1000 revolutions per minute for 3000 hours। तो देखिए क्या है यहाँ पर आपको दे रखा है जो PE1 का वैल्यू है, इट इज इक्वल्स टू 9800 न्यूटन। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो इसका रेवोल्यूशंस आएगा N1 दैट इज इक्वल्स टू 100 नहीं होगा 1000 रेवोल्यूशंस पर मिनट। और उसके बाद जो इसका लाइफ आएगा आवर्स में, दैट विल बी इक्वल्स टू कितना आवर्स दे रखा है इसमें, 3000 आवर्स दे रखा है। सो इट विल बी 3000 आवर्स। और उसके बाद क्या है देखिए, उसके बाद आपसे पूछा व्हाट इज द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द सेम बेयरिंग फॉर द सिमिलर काइंड ऑफ द लोड, दैट इज अगर हम सिमिलर काइंड ऑफ लोड लगाते हैं 4900 न्यूटन का, और आपको बताना है कि अगर ये N2 यानी ये आपके 2000 रेवोल्यूशंस पर मिनट पर रोटेट करती है तो ये कितने आवर तक चलेगी। एंड फ्रॉम दीज टू यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द L1, और आप नीचे वाले से भी L2 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो L1 का वैल्यू क्या होगा, N1 इंटू H1। L1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, N1 इंटू H1। तो देखिए L1 का वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए 1000 इंटू 3000, उसके बाद L2 का वैल्यू कीजिए 2000 इंटू H2। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपको वही रेशियो वाला फंडा यूज में लेना है। तो चलो मैं इसको कर ही देता हूँ। तो यहाँ से आपका मिलेगा L1 विच इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 3000, सो दिस इज द लाइफ। और यहाँ से मिलेगा आपका L2, सो L2 विल बी इक्वल्स टू 2000 इंटू H2। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द H2। और यहाँ पर देखिए आपका लोड क्या हो रहा है, यहाँ पर लोड आपका हो रहा है हाफ। तो अगर आपका लोड हाफ हो रहा है तो आपकी लाइफ इंक्रीज होगी बेयरिंग की या डिक्रीज होगी, सर लाइफ विल बी इंक्रीज। और अगर लोड हाफ होता है तो लाइफ कितना टाइम्स इंक्रीज होती है, आपका 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। सो देखिए L2 विल बी इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ L1, ठीक है, L2 विल बी इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ L1। ये मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। L2 इज इक्वल्स टू 2000 इंटू H2 विल बी इक्वल्स टू 8 इंटू 1000 इंटू 3000, 8 इंटू 1000 इंटू 3000। सो 1 2 3 1 2 3
and this will be the 4 and this H2 will be equals to 12,000 hours. तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा that will be the option B is the correct answer. Now come to the next question guys. So this next question is on your screen now. जल्दी से बताइए. So this is the question number 16. ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है. तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 और वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बता दीजिए. इसमें तो मेरे हिसाब से वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं है. ये बता रहा है कि हम प्री टेंशनिंग क्यों करते हैं, हमारे बोल्ट्स को ज़्यादा टेंशन क्यों दे देते हैं पहले ही, ताकि उसकी जो स्टिफनेस है वो क्या हो जाए, इंक्रीज. तो देखिए, प्री टेंशनिंग ऑफ ए बोल्ट जॉइंट इज यूज्ड टू स्ट्रेन हार्डन द बोल्ट जॉइंट, बिल्कुल नहीं. बोल्ट हेड. डिक्रीज स्टिफनेस ऑफ द बोल्टेड जॉइंट, बिल्कुल नहीं. इंक्रीज द स्टिफनेस ऑफ द बोल्टेड जॉइंट, तो 16 का क्या हो जाएगा, सी. तो स्टिफनेस क्या हो जाती है, इंक्रीज. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17. रीड द क्वेश्चन और जल्दी से बताइए. द बोल्ट इन ए रिजिड फ्लैंज कपलिंग connecting to shaft transmitting the power is subjected to shear force and the bending movement. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, shear force and bending movement. shear force and bending movement. तो इसका आपका करंट आंसर होगा that will be the option A. Option A is the correct answer. ठीक है, तो shear force लगता है उसमें. Now come to the next question. So this is the next question, question number 18. क्या है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. Which one of the following is the most conservation fatigue failure criteria? तो most conservation हमें बताना है, that is the Soderberg criteria. So the option A is the correct answer, that is the Soderberg criteria. क्लियर है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि आपके नोटबुक में लिखे हुए नोट्स में है अवेलेबल. दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग in detailed here. So this is the practice session only. Now come to the next question. So this is the question number 19. Practice session में हमें जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है. तो देखिए, इसमें आप तो डायरेक्ट ऑप्शन देख के बता दो. 10⁻⁶ साइकिल्स, 10⁻⁶ साइकिल. पढ़ो ही मत क्वेश्चन को. सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके सी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the question number 20. ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है. In terms of the theoretical stress concentration factor Kt and the fatigue stress concentration factor Kf, the value of the node sensitivity is what? So the value of the Q is equals to क्या आंसर होगा, देखिए आपकी Q होता है आपका Kf-1 divided by Kt-1. So the option A is the correct answer. So Q is equals to Kf-1 divided by Kt-1. So it is your what? ये क्या है आपका Kf? Kf है आपका fatigue stress concentration factor, Kt है आपका theoretical stress concentration factor. इनमें से एक घटा के इनका रेशियो ले लो, that will be the Q, that is the node sensitivity factor. Now come to the next question. So this is the next question. This is the question number 21. क्या है क्वेश्चन नंबर 21. स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन मशीन कंपोनेंट ऑफ डक्टाइल मटेरियल इज नॉट सो हार्मफुल, विच मीन्स इट इज हार्मफुल फॉर द ब्रिटल मटेरियल. बट वाई इट इज नॉट हार्मफुल फॉर द डक्टाइल मटेरियल? बिकॉज इन केस ऑफ द डक्टाइल मटेरियल देयर विल बी लोकल yielding will be take place. So in case of the ductile material, local yielding may be distribute the stress concentration, which is the correct answer. So the option A is the correct. And read the next one also. Ductile material has larger young modulus, ऐसा कुछ नहीं होता है. Poisson ratio is larger in ductile material, ऐसे तो बात ही लिखी की होगी आपके लेक्चर में. Modulus of the rigidity is larger in the ductile material, बिल्कुल नहीं. उसमें local yielding होती है, जिसके कारण स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, कम होती है. वो क्या कर देता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 22. देखिए, इसमें आपको वैल्यूज दे रखी है, मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है आपको. और ये आपसे पूछ रहा है द वैल्यूज ऑफ द स्ट्रेस एम्पलीट्यूड एंड द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस रेशियो. सो इट इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस एम्पलीट्यूड विच इज इक्वल्स टू 250. ओके, और सबसे कम दे रखा है 50, तो -50 डिवाइड बाय
2 which is equals to 100. Okay, and it is asking the value of the stress ratio. So it is asking the value of the stress ratio, और stress ratio में कई स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं. It is the ratio of the minimum stress to the maximum stress. What is the minimum stress? 50. What is the maximum stress? 250. 0 से 0 गया 1/5 and this value will be equals to 0.2. तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें वो 100 और 0.2. So the option C is the correct one. तो आपका ऑप्शन C सही हो जाएगा. Now come to the next question. ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 23. Pause the video and solve this question. इसमें आपको डायरेक्ट थ्योरी याद रखनी पड़ेगी. This is the question number 23. What will be the answer of this question? जल्दी से बताइए. क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23. और ये आपसे पूछ रहा है the uniaxial yield stress of the metal is given as 300 megapascal. So the value of the yield stress is given as 300 megapascal. 300 megapascal. According to the von Mises criteria, the shear yield stress for the material is, so it is asking the value of the tau y. So this value will be equals to sigma y divided by under root of 3. So this value will be equals to 300 divided by under root of 3. 300 divided by under root of 3. Okay, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर नीचे अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई कर दो. So this value will be 300 under root 3 divided by 3. So this value will be 100 under root 3. So this will be your answer. Now come to the next question. So this is the next question, question number 24. Pause the video and solve this question. जल्दी से बताइए कि एल्यूमिनियम के लिए हम कौन सा थ्योरी यूज करेंगे. So the question number 24. आपका जो एल्यूमिनियम है ये कैसा मटेरियल होता है? ये आपका एक डक्टाइल मटेरियल होता है. कैसा मटेरियल? डक्टाइल. अगर ब्रिटल होगा तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी यूज में ले लेंगे, लेकिन अगर आपका डक्टाइल मटेरियल होगा, इन दिस केस वी हैव टू यूज योर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी. सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. So the option D is correct. Maximum shear stress theory. Maximum shear stress theory. तो maximum shear stress theory यूज में लो और ductile material को फेल होने से बचा लो. Now come to the next question. So this is the next question based on the design of the shaft. Question number 25 of the session. Question number 25 है और जल्दी से बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25. तो राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 25. हाउ मेनी क्वेश्चन यू आर रिमेनिंग? 1-2 क्वेश्चन और है बस, फिर आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. ए सॉलिड शाफ्ट कैन रजिस्ट ए बेंडिंग मोमेंट ऑफ 3 किलो न्यूटन मीटर. सो एक सॉलिड शाफ्ट है, वो बेंडिंग मोमेंट 3 किलो न्यूटन मीटर को रजिस्ट कर सकती है. टॉर्क है आपका 4 किलो न्यूटन मीटर एंड इट इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट टॉर्क which equals to under root of m square plus t square, and if you put this value 3 and 4 you will get 5 किलो न्यूटन मीटर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 किलो न्यूटन मीटर है तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 है अब आपका. देखिए क्या क्वेश्चन के ऊपर नीचे हो तो एक बार आप देख लेना. तो टू शाफ्ट ए एंड बी आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल. सेम मटेरियल है तो उनका टो का वैल्यू सेम होगा. द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट बी इज ट्वाइस ऑफ द शाफ्ट ए. ये इंपॉर्टेंट है. सो द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट बी इज द ट्वाइस ऑफ द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट ए एंड इट इज आस्किंग द रेशियो ऑफ द पावर विच कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट ए टू द शाफ्ट बी. इट इज आस्किंग द रेशियो ऑफ द पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट ए टू द पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट बी. बोथ आर द सॉलिड शाफ्ट. And these values are equals to what? So this value will be equals to pi by 16 into tau into dA raised to the power 3. dA raised to the power 3 divided by pi by 16 into tau into your dB raised to the power 3. Okay, so this is the value. अब अगर हम बात करते हैं PA divided by PB, it is asking the ratio of the power. Okay, P is equals to 2 pi NT divided by 60. So with the help of the torque मैं क्या करता हूँ, ये फॉर्मूले को कैलकुलेट करता हूँ. तो pi by 16 tau will be cancelled out. P is equals to T into omega.
तो इफ ओमेगा इज कांस्टेंट तो मैं P को एज ए टॉर्क मान सकता हूँ, विच मीन्स PA is proportional to TA, PB is proportional to TB. That's why I am using the formula of the torque. Okay, so that is a common sense. So DA cube divided by DB cube, तो रहने दो इसको, DA cube divided by DB होता है आपका 2DA, तो 2DA का whole cube. So this value will be equals to 1/8. So the correct answer of this question will be option C. Now come to the next question. So this next question is again based on the design of the shaft. शाफ्ट के डिजाइन पर बेस्ड क्वेश्चन है, एक सॉलिड शाफ्ट है, एक होलो शाफ्ट है। तो आंसर बताइए, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, द आउटसाइड डायमीटर ऑफ ए होलो शाफ्ट दैट इज ट्वाइस ऑफ इट्स इनसाइड डायमीटर। सो द आउटसाइड डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द इनसाइड डायमीटर फॉर होलो शाफ्ट। किसके लिए? ये होलो शाफ्ट के लिए है। द रेशियो ऑफ इट्स टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी टू दैट ऑफ द सॉलिड शाफ्ट। तो हमें बताना है द रेशियो ऑफ द टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द होलो शाफ्ट टू द टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड शाफ्ट ऑफ द सेम मटेरियल एंड द सेम आउटसाइड डायमीटर। सो विच मीन्स आपका जो सॉलिड शाफ्ट है, सॉलिड शाफ्ट का जो डायमीटर है इट इज इक्वल्स टू द डी नॉट। इट इज इक्वल्स टू व्हाट? डी नॉट। सो देखिए इसका आंसर क्या होगा? टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी विद द हेल्प ऑफ योर होलो शाफ्ट डिवाइड बाय सॉलिड शाफ्ट। तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू π/16 इंटू टो इंटू डी नॉट रेज टू पावर 3। क्योंकि ये कैसी शाफ्ट है? सॉलिड शाफ्ट है। सॉलिड शाफ्ट का डी आपके इस होलो शाफ्ट के आउटर डाय के क्या है? इक्वल है। अगर हम बात करते हैं हमारे टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी बाय द होलो शाफ्ट, दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय T/J इज इक्वल्स टू टो अपॉन में R। ओके, सो दिस J विल बी इक्वल्स टू व्हाट? J इज द पोलर मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया विच इज इक्वल्स टू π/32 D नॉट रेज टू पावर 4 माइनस DI रेज टू पावर 4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो इसको हम लिख सकते हैं टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी, तो ये इधर चला जाएगा, π/32 इंटू डी नॉट रेज टू पावर 4 माइनस DI रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय डी नॉट बाय 2 एंड इट इज मल्टीप्लाई विद टो। ओके, सो दिस पाई टू पाई विल बी कैंसिल्ड आउट 2, सो दिस विल बी द 16, सो 16 कैंसिल्ड आउट, टो टू टो विल बी ऑल्सो कैंसिल्ड आउट एंड यू विल गेट व्हाट? आपको क्या मिलेगा? देखिए, सो दिस विल बी डी नॉट क्यूब और ये भी नीचे क्या है? डी नॉट। तो ये नीचे आके डी नॉट को पावर को क्या कर देगा? 4। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू डी नॉट रेज टू पावर 4 माइनस DI रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय डी नॉट रेज टू पावर 4। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस DI डिवाइड बाय डी नॉट रेज टू पावर 4। सो 1 माइनस, अगर हम बात करते हैं डी नॉट का वैल्यू, सो दिस वैल्यू विल बी ट्वाइस ऑफ DI। So DI divided by twice of DI raised to power 4. So 1 minus 1 by 2 raised to power 4. 1 minus 1 by 16. So it will be equals to 15 by 16. तो आपका आंसर क्या आएगा? 15 by 16. So the option A is the correct answer. Now come to the next question, guys. So this is the last question of the session. इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है, डायमेंशंस का ख्याल रखना है, बाकी कहीं भी गलती नहीं होगी। आपको सबसे कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले फोर्स कैलकुलेट करने के बाद आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी स्ट्रेस। आपको क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? स्ट्रेस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आपका डायग्राम कुछ इस कदर है, तो ये है आपका डायग्राम इस तरीके से, ये है आपका क्या? एक होल है। अब देखिए ये जो डायमेंशन है ये दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, ये दे रखा है आपको 5 mm और यहाँ से आपका एक स्ट्रेस लग रहा है 95 मेगा पास्कल। इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 95 मेगा पास्कल। ओके, सो 95 मेगा पास्कल स्ट्रेस इज गिवन एंड इट इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेस इन द प्लेट। तो ये पूछ रहा है मैक्सिमम स्ट्रेस इन द प्लेट। सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द लोड अप्लाइड ऑन दिस प्लेट। So this load will be equals to what? So this area multiply with 95. Now assume this thickness as a T. So this force will be equals to 95 into T into 10. So this force will be equals to 95 into T into 10. Keep in mind that ये भी आपका सेंटीमीटर, ये भी आपका सेंटीमीटर।
नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेस। हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? स्ट्रेस। सो दिस स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। और ये आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम स्ट्रेस, तो मैक्सिमम स्ट्रेस होती है आपके मिनिमम एरिया पे। सो दिस फोर्स इज इक्वल्स टू 95 इंटू टी इंटू 10। वी आर टेकिंग दिस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नीचे भी एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आना चाहिए। सो दिस एरिया विल बी इक्वल्स टू व्हाट? दिस टोटल डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस मल्टीप्लाई विद इट्स थिकनेस। तो देखिए, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 10 माइनस, सो दिस इज द 5 mm, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द सेंटीमीटर। सो दिस विल बी 0.5 and multiply with t. So t to t will be cancelled out. So this value will be equals to 950 divided by this value will be 9.5 and your value will be 100 megapascal. तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर आएगा, so that will be the option A, that is 100 megapascal. आई होप आपने क्वेश्चन सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा, सभी क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे। फिर मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, विश यू बेस्ट ऑफ लक। हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा, वेलकम टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पार्ट 2 के इस सेशन में आप सभी का वापस में स्वागत करता हूं एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द मशीन डिजाइन। तो मशीन डिजाइन का पहला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। बेस्ट ऑफ लक गाइस। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ए लोडेड सेमी इनफाइनाइट प्लेट इज हैविंग एन इलिप्टिकल होल and the ratio of its sides are equals to 2. A upon B is equals to 2. In the middle as shown in the figure, so figure आपके सामने है, the stress concentration factor at the point X or Y will be equals to X या Y पर जो stress concentration factor है हमें उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो ये आपका होल है ये इलिप्टिकल होल है। कैसा होल है? इलिप्टिकल होल। तो अगर इलिप्टिकल होल होगा तो उस कंडीशन में आपको क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज A divided by B is equals to what? A divided by B is equals to 2. A divided by B किसके इक्वल होता है? 2 के इक्वल होता है। Now the stress concentration factor will be equals to 1 plus 2A divided by B. So 1 plus 2 into 2. Okay, so A divided by B is 2. So this is equals to 5. So the correct answer of this question will be option C. तो इसका correct हो जाएगा आपके option C. Now come to the next question guys. So this is the next question which has been already discussed in your part 1. So the maximum distortion energy theory of the failure is suitable to predict the failure of which one of the following type of the material, that is the ductile material. So the correct answer of this question will be option B. Now come to the next question guys. So this is the next question, that who postulated the maximum distortion energy theory? किसने मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी दी थी? दैट इज हैंकी ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ए रोटेटिंग शाफ्ट कैरिंग ए यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर लोड इज सब्जेक्टेड टू। एक आपके पास शाफ्ट है जिस पर यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर लोड अप्लाई किया गया है जो कि रोटेट हो रही है। ओके, सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? इट विल बी सब्जेक्टेड टू वेरिएबल बेंडिंग स्ट्रेस, वेरिएबल शियर स्ट्रेस, constant bending stress or constant shear stress. So it will be subjected to variable bending stress. So the correct answer of this question number 4 will be option A, that is the variable bending stress. Now come to the next question, question number 5. So this is the question number 5. The rivet head used for the boiler plate having usually snap head. तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन ए। स्नैप हेड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वेल्डेड जॉइंट्स। Two metal plates of thickness T and width W joined by the fillet weld of 45 degree as shown in the figure. When subjected to a pulling load of F, the stress induced in the weld will be. तो इसमें जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा वो हम क्रिटिकल सेक्शन पर स्ट्रेस को निकालेंगे, दैट इज द थ्रोट सेक्शन, और उसका वैल्यू होगा F डिवाइड बाय, उस स्ट्रेस का वैल्यू होगा क्रिटिकल स्ट्रेस का, उस स्ट्रेस का वैल्यू होगा आपका F डिवाइड बाय WT साइन 45 डिग्री, WT sin 45 degree. So the correct answer of this question will be option A.
Now come to the next question, guys. So this is the next question based on your bolted joints. For the bracket bolted as shown in the figure, the bolts will develop. इस bolts में क्या क्या होगा? इस bolt में एक तो आपकी डायरेक्ट shear stress आएगी और दूसरा आपका सेकेंडरी shear stress आएगी। तो हम कह सकते हैं इसमें क्या होगा? इसमें होगा आपका प्राइमरी स्ट्रेसेस एंड द सेकेंडरी स्ट्रेसेस। सो इट इज आस्किंग विच टाइप ऑफ स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड, इसमें किस टाइप का स्ट्रेस डेवलप होगा? तो इसमें होगा आपका प्राइमरी शियर स्ट्रेस और सेकेंडरी कौन सा होगा आपका? सेकेंडरी भी आपका शियर स्ट्रेस ही होगा। तो प्राइमरी शियर स्ट्रेस एंड द सेकेंडरी शियर स्ट्रेस। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7 विल बी ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके बी हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the next question based on the again bolted joint and eccentrically loaded riveted joint is shown in the figure. So it is a riveted joint PQRS. So which of the following rivets is most loaded? कौन सा loaded होगा? जो आपके लोड के सबसे ज़्यादा पास होगा। डायरेक्ट shear stress तो सब में सेम होगी, लेकिन जो आपकी सेकेंडरी शियर स्ट्रेस आ रही है वो सबसे ज़्यादा किस में होगी? जो आपकी सबसे ज़्यादा होगी वो Q और R में होगी, जिसके कारण जो रिजल्टेंट स्ट्रेस डेवलप होगी दैट विल बी द मैक्सिमम फॉर द Q एंड R। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है। तो देखिए आपके पास ये 4 बोल्ट्स हैं। सो दीज आर द 4 बोल्ट्स और आपने यहाँ पर एक लोड अप्लाई कर रखा है। क्या अप्लाई कर रखा है? लोड। तो देखिए ये कोई एक ब्रैकेट है। सो दिस इज योर ब्रैकेट। अब हमें देखना पड़ेगा इस लोड के कारण क्या होता है। बेसिकली इस लोड P के कारण इन सभी पर आपके डायरेक्ट शियर स्ट्रेस डेवलप होती है, दैट इज P/4। इसमें भी आपके डायरेक्ट होगी P/4 और इसमें भी आपके डायरेक्ट होगी P/4। अब हमें सेकेंडरी शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें इसकी CG देखनी पड़ेगी और CG देखने के बाद हम क्या करेंगे? इसको ऐसे जोड़ेंगे और जिस डायरेक्शन में रोटेशन है उस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे? इसमें से जोड़ेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे? इसमें से डायरेक्शन नीचे है तो इसमें हम इसको ऐसे जोड़ेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसमें हम इसको ऐसे जोड़ेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उनकी वैल्यू इन दोनों के रिजल्टेंट से क्या होगी? कम होगी। दैट्स व्हाई दीज आर द क्रिटिकल बोल्ट्स। ये क्या होंगे? क्रिटिकल बोल्ट्स होंगे। तो यही केस है यहाँ पर, ठीक है। बीच में O भी दे रखा है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप देखोगे तो ये 2 फोर्स ऐसे लग रहे हैं, इनका रिजल्टेंट होगा ये 2 फोर्स ऐसे लग रहे हैं, इनका रिजल्टेंट होगा ये। तो जितना एंगल कम होता है उतना ज़्यादा रिजल्टेंट, जितना एंगल कम होता है उतना ज़्यादा रिजल्टेंट, जितना ज़्यादा एंगल होता है उतना कम रिजल्टेंट, जितना ज़्यादा एंगल होता है उतना कम रिजल्टेंट। तो इस तरीके से आप क्या करोगे? पहले रिजल्टेंट को फाइंड आउट करोगे और रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के बाद आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे? सॉल्व करोगे। साथ ही साथ 1-2 बार जब आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तब आपको बार बार रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द ऑप्शन डी। Q and R bolts are the most loaded bolts. Now come to the next, not bolt, so these are the rivets. So this is the next question. In a fillet weld joint the weakest area of the weld will be, weakest area क्या होता है? Throat. So the option C is the correct answer. Now come to the next question, guys. So for bolts of the uniform strength the shank diameter is made equal to. तो आपका जो शैंक डायमीटर होता है वो हम किसके इक्वल बनाते हैं? वो हम बनाते हैं हमारे माइनर डायमीटर ऑफ द थ्रेड्स के। तो आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज योर माइनर डायमीटर ऑफ द थ्रेड्स। तो बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। हम ड्रिलिंग करके भी बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ को बना सकते हैं। अगर हम शैंक में ड्रिल कर देंगे तो जो शैंक का जो एरिया बचेगा दैट विल बी इक्वल्स टू द एरिया ऑफ योर थ्रेडेड portion. So with the help of that also we can make the bolt of the uniform strength. Now come to the next question, guys. So this is the next question. A circular solid rod of the diameter d welded to a rigid flat plate by a circular fillet weld of throat thickness t is subjected to a twisting movement T. The maximum shear stress induced in the weld will be equals to what? So this is the question
दैट यू हैव ए फ्लैट प्लेट, और इससे आपने एक सर्कुलर रोड को जोड़ रखा है, और सर्कुलर रोड को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर वेल्डिंग कर रखी है, और उसके बाद कह रहा है कि इस पर हम टॉर्क अप्लाई करें, वी आर अप्लाइंग द टॉर्क है। सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क? द डायमीटर इज गिवन एज ए d एंड द थ्रोट इज गिवन एज ए t। आपको जो थ्रोट दे रखा है, थिकनेस ऑफ द थ्रोट, इट इज इक्वल्स टू t। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन b। तो आपका जो 11th क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपके, इसमें भी चेक करते हैं अपने, राइट है b, दैट इज 2t डिवाइड बाय पाई d स्क्वायर t, 2t डिवाइड बाय पाई d स्क्वायर t। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। So this is the next question. Rivets undergoes single shear in what? Rivets में डबल shear भी हो सकता है। So lap joint and single cover butt joint. अगर आपके पास lap joint है तो उसमें single shear हो सकता है। कैसे होगा देखिए, single shear का मतलब है कि फेलियर एक एरिया पर होगा, दो जगह नहीं होगा। तो देखिए अगर आपके पास lap joint है, so this is your lap joint, ये है आपका लैप जॉइंट, और आपने यहाँ पर रिवेटेड जॉइंट बना रखा है, सो दिस इज द रिवेट। तो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस एरिया पर शियर फेलियर होगा। अगर सेम, अगर आपके पास है आपका बट जॉइंट, दिस इज योर बट जॉइंट, और यहाँ पर आपने एक सिंगल कवर प्लेट लगा रखी है, और यहाँ पर आपने लगा रखे हैं रिवेट्स, यहाँ पर आपने लगा रखे हैं रिवेट, सो दिस इज द रिवेट, दिस वन इज ऑल्सो रिवेट, रिवेट एंड द रिवेट। तो जब यहाँ पर फेलियर होगा तो ये होगा सिंगल शियर फेलियर, सिंगल शियर फेलियर। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द ऑप्शन ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। So this is the question based on the shaft key and the coupling, and in this question it is asked that which of the following is the weakest member? कौन सा member weakest member होता है? In assembly of the design of the shaft, pulley and key, the weakest member will be the key. So the option will be the B. Now come to the next question. So again question based on the key. The shearing area of a key of length L, width B and depth H will be equals to what? So it is a very good question. तो ये देखिए, ये है आपका key. So this is your key. Okay. So this is equals to B. This is equals to your L length, and this is equals to H. So it is asking the area of the shear. So ये आपका आधा शाफ्ट के अंदर होता है और आधा आपका हब के अंदर होता है। तो शेयर होगा वो इस एरिया पर होगा, इस एरिया पर। क्लियर है? सो व्हाट विल बी दिस एरिया? B इंटू एल। व्हाट विल बी दिस एरिया? B इंटू एल। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वेरी गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ये क्वेश्चन तो सबको पता होना चाहिए, तो कोई भी पूछ सकता है आपसे। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? So the question is, which one of the following types of the bearing is employed in the shaft of the gearboxes of the automobiles? That is anti-friction bearing. So the option C is the correct answer. Now come to the next question. Read the question carefully. The key shown in the above figure is, कौन सा की है? ये तो बहुत easy है, birth key. So the option A is the correct answer. Now come to the next question. So this next question is based on the design of the bearing. A bearing is characteristic by its basic static load capacity, that is equals to 11,000 Newton, and the dynamic capacity is equals to 18,000 Newton. So the value of the C is given as 18,000 Newton, not 80. And the bearing is subjected to the equivalent static load of 5500 Newton. So the value of the equivalent load is equals to 5500 Newton. And what is he asking? The bearing load ratio and the life in million revolution respectively are. So ये ball bearing है, तो load ratio क्या होगा? देखिए, load ratio will be equals to 18,000 divided by 5500. So 0000 will be cancelled out, and you will get approximately more than 3. Okay, right.
more than 3 we will get 3.27. So this will be the answer of the load ratio. And if we want to calculate the value of the life of the bearing in million revolution, so life of the bearing in the million revolution will be equals to what? So this L will be equals to C divided by PE and raised to the power K. K का वैल्यू बॉल बेरिंग है तो 3 आ जाएगा. So 3.27 raised to the power 3. तो ये 27 से ज़्यादा होगा तो आपका आंसर आएगा 35. Okay, so the option appropriate answer of this question will be option B. Now come to the next question guys. आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस ही करनी है, पूरी कैलकुलेशंस नहीं करनी है. अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है जल्दी से बताइए. क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द की. इस बार की पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. क्या होगा इसका आंसर? विच संक की मेड इन द फॉर्म ऑफ द सेगमेंट ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इज नोन एज. आप एक ऐसी की बनाते हो इस तरीके की, देखिए इस तरीके की आपके पास एक की होती है लाइक दैट. तो ये वाली जो की होती है इस की का क्या नाम होता है? इस की का नाम होता है आपके वुडरफ की. सो दिस की इज नोन एज ए वुडरफ की. और वुडरफ की को हम यूज करते हैं हमारी टेपर शाफ्ट्स में. अच्छे से ये अंदर उसमें फिट हो जाती है और खुद को अच्छे से अलाइन कर लेती है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. सो दिस इज अगेन ए गुड क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जॉइंट किस टाइप का है. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज a joint formed by the interference fit. So the correct answer of this question will be option D. इसका A भी हो सकता है, so you can write it as a. तो D भी हो सकता है, A भी हो सकता है. आपका जो लेड स्पिंडल और उसकी जो बीरिंग होती है उसमें जो जॉइंट होता है वो इंटरफेरेंस फिट का होता है. जॉइंट ऑफ द साइकिल एक्सल एंड इट्स बीरिंग. एक्सल का और इसकी बीरिंग के साथ, इनर रेस के साथ जो आपका जॉइंट होता है दैट विल बी द इंटरफेरेंस फिट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the next question based on the bearing. If the dynamic load capacity of the ball bearing is increased to 1.5 times its earlier value without changing the equivalent load, the life of the bearing will be increases too. So we have to find out the value of the L2 divided by L1, C2 divided by PE, C1 divided by PE, because these loads are same. So I am taking as a PE raised to the power K raised to the power K. So this L2 divided by L1 will be equals to C2 को हमने इंक्रीज किया 1.5 टाइम्स. So 1.5 raised to the power 3. तो 1.5 into raised to the power 3, 15 into 15 2.25. तो अगर हम उसको एक और बार मल्टीप्लाई करते हैं then you will get your answer as. आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा that will be the option. कौन सा क्वेश्चन है? 20 नंबर. तो 20 नंबर क्वेश्चन का आपके ऑप्शन आएगा that is the D. आप इसको सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा आंसर आता है या नहीं आता है. सो दैट विल बी द अप्रोच. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द गियर्स. ये गियर्स पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? देखिए जल्दी से बताइए. तो द लिमिटिंग वियर लोड ऑफ द स्पर गियर इज प्रोपोर्शनल टू EP is the Young's modulus of the pinion material and EG is the Young's modulus of your gear material. So it will be proportional to what? It is proportional to 1 divided by EP plus 1 divided by EG. इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई होता है, वो कांस्टेंट होता है, वो हट जाएगा. So this value will be equals to EP plus EG divided by EP EG. Okay, तो आपका जो आंसर होगा that will be the option B. Option B is the correct answer. Now come to the next question. So this is the next question based on the center distance. Center distance पर ये question based है. The velocity ratio of the pinion and the gear in a gear drive is 2.3. So the velocity ratio is given. Velocity ratio is given 2.3. And the module of the teeth is given as a 2.0 mm. So the module is given as a 2.0 mm. And the summation of the number of teeth on the pinion and the gear is 99. So the summation of the teeth on pinion and gear will be equals to 99, and with the help of that you can calculate the value of the ZP and ZZ. Then you will get your value as a 30 and 69.
ओके, सो दैट विल बी योर कैलकुलेशन। ये कैलकुलेटिव पार्ट है, आपको करना है। व्हाट इज द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पिनियन एंड द गियर? सो दिस सेंटर डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू mzp by 2 plus mzz by 2, and I can write it as a m by 2 into zp plus zz into zb plus zz. So what is your answer? आपका आंसर क्या होगा? What will be the answer? Okay, so it is a very easy question. तो zp zz का समेशन दिया है 99 into मॉड्यूल दिया है 2 डिवाइड बाय 2, सो हमें zp और zg की जरूरत पड़ी ही नहीं, सो दिस विल बी द 99। आपका आंसर हो जाएगा 99 mm, सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। सो वी डू नॉट रिक्वायर दिस zp एंड zg। अगर आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे देन यू विल गेट दिस आंसर। हो सकता है zp zg अभी मैंने बताया वो कुछ और हो, तो हमारा आंसर आना चाहिए दैट इज द 99 mm। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेशन आप खुद चेक किया कीजिए। So this is the next question for a proper design and the longer gear life. So what will be the answer? Option A, B, C, D क्या होगा? बताइए जल्दी से। What will be your answer? For a proper design of a gear and for a longer life of the gear, the wear load must be more than the dynamic load. The wear load must be less than the dynamic load. The dynamic load must be more than the endurance strength. And the wear load must be less than the endurance strength. So the correct answer of this question will be option A. Now come to the next question. So this is the next question based on the clutch. In a multiple disc clutch, there are the 6 discs on the driving shaft and your 5 discs on the driven shaft. The number of pairs of contact surfaces will be equals to, so number of the effective surfaces will be equals to n1 plus n2 minus 1. So 5 plus 6 minus 1 will be equals to 10. So the correct answer of this question will be option C. Now come to the next question guys. So again question based on the formula. तो इसका भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज n1 plus n2 minus of 1. Now come to the next question guys. So this is the next question based on the clutch again. Which one of the following is not a friction clutch? किस में फ्रिक्शन लाइनिंग यूज में नहीं ली जाती है? डिस्क में ली जाती है, कोन में ली जाती है, सेंट्रीफ्यूगल में भी ली जाती है, लेकिन जो क्लच जो होता है वो आपका फ्रिक्शन क्लच नहीं होता है, वो आपका पॉजिटिव क्लच होता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। So this is the question, which one of the following is the correct expression for the torque transmitted by a conical clutch of the outer radius capital R, inner radius is the small r and the semi-cone angle is alpha। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो म्यू को हम कन्वर्ट कर देते हैं म्यू डिवाइड बाय साइन अल्फा से। किससे कन्वर्ट कर देते हैं? म्यू डिवाइड बाय साइन अल्फा से। तो जहां भी आपको म्यू डिवाइड बाय साइन अल्फा मिले वो आपका आंसर होगा। इसमें सब जगह तो हमें पूरा देखना पड़ेगा। So W is the total axial load and the mu is the coefficient of the friction. So this value will be equals to 2 by 3 mu divided by sin alpha W into r raised to power 3 minus r raised to power 3 divided by r square minus of r square. So the correct answer of this question will be the option C. Now come to the next question guys. So this is the next question. The effect of increasing the stiffness of the spring of centrifugal clutch will be, अगर हम सेंट्रीफ्यूगल क्लच में स्प्रिंग का स्टिफनेस इंक्रीज करते हैं देन व्हाट विल हैपन? क्या होगा बताओ भाई? द डिक्रीज ऑफ एंगेजमेंट स्पीड, द इंक्रीज ऑफ एंगेजमेंट स्पीड, द इंक्रीज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एट द मैक्सिमम स्पीड एंड डी इज द नन ऑफ द अबव। डी क्या हो जाएगा आपका? नन ऑफ द अबव। सो इट विल बी इंक्रीज the engagement speed. So the correct answer of this question will be option B. Now come to the next question guys. So this is the next question, again same question। इस बार आपको sin alpha नहीं मिला है, इस बार आपको कुछ और ही मिला है। और क्वेश्चन क्या है देखिए, a truncated conical pivot bearing, यहाँ pivot bearing of the semicone angle of the alpha having the radius of r1 and r2 respectively, r1 is greater than r2, which means r1 is the outer radius. The coefficient of the friction between the sliding surface mu for an axial thrust load of W kilonewton. So the reduction in torque due to the friction assuming the uniform wear theory. तो 1/2 वाला फॉर्मूला आएगा यूज इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी द ऑप्शन बी।
तो म्यू को हम म्यू से रिप्लेस नहीं करेंगे, म्यू को हम रिप्लेस करेंगे म्यू डिवाइड बाय साइन अल्फा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कोसेक अल्फा. So mu divided by sin alpha is equals to mu cosec alpha. So this is the answer, that is the option B. Now come to the next question, guys. So this is the next question. Consider that a wire rope is subjected to the following stresses. Direct stress on the account of the axial force, bending stress will be there, stress due to the acceleration of the moving part will be also there. So which of the above are correct? So the all are correct. So the option D is the correct answer. तो यहाँ पर आपका मशीन डिज़ाइन का जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है कंप्लीट होता है. आई होप आपने क्वेश्चन सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा. फिर मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, बेस्ट ऑफ लक.